एनर्जी फ्लो के कंसेप्ट को अपन कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर में। देखिए, अभी अपन ने जो पढ़ा एनर्जी फ्लो मॉडल, वो एक सिंगल चेन या एक लीनियर रेखीय क्रम में व्यवस्थित एनर्जी फ्लो मॉडल को अपन ने समझा था। ये वाला जो एनर्जी फ्लो मॉडल है, ये वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल या टू चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल कहलाता है। जैसा कि अपन देख पा रहे हैं इस डायग्राम में कि सनलाइट जो है वो प्लांट्स ने कैप्चर की और ये जो तीन लाइंस हैं ये बताती हैं इनकी मृत्यु, इनकी डेथ के बाद में ये मिट्टी में मिल गए। इन प्लांट्स को खाया हर्बीवोर्स ने, शाकाहारी जंतुओं ने, और इनकी भी डेथ हुई। डेथ के बाद ये भी मिट्टी में मिल गए। मैं जैसे समझा रहा हूं आप उसी क्रम में समझिएगा। इन हर्बीवोर्स को, कईयों को मांसाहारियों ने खा लिया और ये एक समय बाद ये मांसाहारी भी मर गए, इनकी भी डेथ हो गई। ये कहलाती है ग्रेजिंग फूड चेन। दूसरी फूड चेन जो कहलाती है डेट्रिटस फूड चेन, वो इकोसिस्टम में पैरेलली यानी कि समानांतर रूप से रन करती है। इसमें क्या होता है कि ये जंतु मान लीजिए मर गए, प्लांट्स भी जीव है, ये भी मरे, ये शाकाहारी हैं, इनकी भी डेथ हुई, ये मांसाहारी, इनकी भी डेथ हुई। तो ये मृत्यु के बाद जब ये मिट्टी में मिल जाते हैं, ये सबस्ट्रेटम में मिल जाते हैं, तो ये डेट्रिटस कंज्यूमर जो होते हैं ना, ये इनका भक्षण करते हैं ऐसे करके। इनको इनके प्रेडेटर्स खा लेते हैं। मान लीजिए आपको सबसे सरल उदाहरण बता रहा हूं मैं, एक केंचुआ है। वो केंचुआ जो है उसको एक चिड़िया खा लेती है, तो चिड़िया उसकी प्रेडेटर हो गई। समझ गया? ये चेन्स, ये नीले रंग के मार्कर से जो इंटरकनेक्टिंग लाइन बनाई है, जुड़ी रहती है। ये एरो दर्शा रहे हैं कि ये हर्बीवोर्स जो है, ये शाकाहारी हैं, अल्टीमेटली ये भी डेट्रिटस फूड चेन का भाग बनने वाले हैं और ये डेट्रिटस कंज्यूमर्स हैं। डेट्रिटस कंज्यूमर वही अर्थवर्म, केंचुआ टाइप के जीव जो मिट्टी में रहते हैं, इनको प्रेडेटर्स भी खा सकते हैं। ये चेन कहीं ना कहीं आपस में इंटरलिंक्ड रहती हैं। ऐसा नहीं होता कि एक ही लाइन में चलता रहे सारा खेल। ये चेन जो अपन बोर्ड पे शो कर रहे हैं, ये इससे प्रीवियस जो लेक्चर में आपने जो देखी थी लीनियर फूड चेन के अंदर एनर्जी फ्लो, उससे ज्यादा प्रैक्टिकली इसकी मान्यता है। इसी मॉडल को अपन नाम दे देते थे टू चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल। ये दो चैनल हैं, एक ऊपर वाली चैनल है, एक ही नीचे वाली चैनल है, और ये इनकी मृत्यु को दर्शा रहा है। ये भी डेथ को शो कर रहा है, ये भी इसकी डेथ को शो कर रहा है। तो ये प्रेडेटर्स इस वाली फूड चेन में भी मौजूद है, प्रेडेटर है, ये डेट्रिटस फूड चेन में मौजूद है। हर्बीवोर्स इनको भी ले सकते हैं और ये डेट्रिटस कंज्यूमर्स हैं, इनका भक्षण ये प्रेडेटर्स ये भी कर सकते हैं। ये चेन्स आपस में इंटरलिंक्ड हो गई। तो अब आप पॉइंट को यहां से समझना शुरू करें कि वाई शेप एनर्जी फ्लो मॉडल जो आपको बोर्ड पे इस टाइम वाला दिख रहा है, ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है लिंकेज। लिंकेज का मतलब होता है परस्पर संबंध। किसमें? बिटवीन ग्रेजिंग एंड डेट्रिटस फूड चेन। ग्रेजिंग और डेट्रिटस फूड चेन के बीच परस्पर संबंध दर्शा रहा है। ये दर्शा रहा है टू चैनल एनर्जी फ्लो डायग्राम। दो चैनल आपके सामने बनी हुई है। अब ये पॉइंट जो मैंने नीचे लिख रखे हैं, इन पे आप फोकस करें। यह मॉडल सिंगल चेन मॉडल से अधिक रियलिस्टिक होता है, यानी कि प्रैक्टिकली इसकी जो सिग्निफिकेंस है, भौतिक है। उसका कारण क्या है? क्योंकि पहला पॉइंट ये है कि ये बेसिक यानी कि मूल स्ट्रेटिफाइड इकोसिस्टम, एक स्तरीय इकोसिस्टम जिसमें आप पढ़ते हो प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, अलग अलग तरह से स्ट्रेटिफिकेशन होता है ना। और हर प्रकार के इकोसिस्टम में स्ट्रेटिफिकेशन आपने को मिल जाता है। तो बेसिक स्ट्रेटिफाइड इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को कंफर्म कर देता है। कंफर्म का मतलब ये है कि हर स्ट्रेटा में भिन्न भिन्न प्रकार के जो जीव पाए जाते हैं, उनकी प्रेजेंस, और उनकी प्रेजेंस के साथ साथ उनमें आपस में किस तरह का इंटरेक्शन हो रहा है, एनर्जी फ्लो हो रहा है, उसको ये दर्शा रहा है, उसको कंफर्म कर देता है, स्ट्रक्चर को कंफर्म कर देता है, स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर को कंफर्म कर देता है। दूसरा है कि शाकाहारियों द्वारा पादपों को खाना। ये शाकाहारी हैं, ये प्लांट्स को खा रहे हैं। और डेड ऑर्गेनिक मैटर का कंजम्पशन, सामान्यतः ये डेड ऑर्गेनिक मैटर का कंजम्पशन है।
अब ये देखो, ये इसके बिल्कुल नीचे नहीं बना है, ये इसके बिल्कुल नीचे नहीं बना है, इसको साइड में खिसका के बनाया थोड़ा सा। कारण क्या है? क्योंकि दोनों अलग अलग स्थानों पे अलग अलग समय में हो रहे हैं, इसलिए अलग बनाया है इसको। तो ये सामान्यतया भिन्न भिन्न आवासों में होते हैं और भिन्न भिन्न समय में होते हैं दोनों प्रोसेस। डेड ऑर्गेनिक मैटर का कंजम्पशन, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर का कंजम्पशन, और शाकाहारियों द्वारा पादपों को खाना, ये अलग अलग समय और स्थान में होता है। ये भी इस वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल की सहायता से आपको सामने नजर आ रहा है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो मैक्रो कंज्यूमर मतलब शाकाहारी जंतु या अपन लोग भी मैक्रो कंज्यूमर में नहीं आते हैं, इनको अपन फैगोट्रॉफिक जंतु कह सकते हैं, तथा माइक्रो कंज्यूमर जो सूक्ष्म जीवी होते हैं, माइक्रोब्स, फंजाई, बैक्टीरिया, ये सारे सैप्रोट्रॉफ्स, इनके अंदर शरीर में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो साइज के अनुसार अलग अलग होती हैं। तो ये जो साइज मेटाबॉलिज्म रिलेशनशिप होता है ना, ये भी डिफरेंट होता है, इसलिए इनको डिफरेंटली दर्शाया जाना लाजमी है, जरूरी है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाई शेप्ड एनर्जी मॉडल की सहायता से अपन समझ सकते हैं। इसी को अपन नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करते हैं। जो पिछला लेक्चर था अभी जो आपने देखा, उसके साथ इसको कंटिन्यूटी में अपन पढ़ रहे हैं वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल या 2 चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल। इसके संदर्भ में कुछ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो कुछ इस प्रकार से हैं कि सभी कंडीशंस में या सभी पारिस्थितिकी तंत्रों में ग्रेजिंग तथा डिटिटस फूड चेन्स जो होती हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। ये आपने देख लिया। इससे क्या फायदा होता है कि किसी भी एक्सटर्नल यानी कि उस कम्युनिटी, उस एनवायरनमेंट, उस इकोसिस्टम के बाहर का कोई भी वहां पे फोर्स आके लगा तो उसके अंदर ऊर्जा प्रवाह जो होता है ना, उसमें फौरन शिफ्ट हो जाता है। ऊर्जा प्रवाह में शिफ्ट होते क्या होता है कि वो सिस्टम जो होता है ना, वो उस एक्सटर्नल फोर्स को, उस एक्सटर्नल तनाव को अच्छे से टॉलरेट कर लेता है, सहन कर लेता है या झेल लेता है। ये इसका सबसे बड़ा लाभ है कि एनर्जी फ्लो में शिफ्ट बहुत जल्दी से हो जाता है, तो वो सिस्टम की जो सस्टेनेबिलिटी होती है, जो उसकी स्थायित्व होता है, वो बना रहता है। ये इसका एडवांटेज हो गया, किसका? दोनों चेन्स का आपस में जुड़े रहने का। दूसरा पॉइंट है कि ग्रेजर्स यानी कि चरने वाले जंतु, वो जितना भी भोजन ग्रहण करते हैं, उनका सारा फूड जो होता है वो एसिमिलेट नहीं होता, ये अपन सब जानते हैं। उसमें से फूड का कुछ भाग जो होता है वो अनडाइजेस्टेड फूड के रूप में होता है, मल के रूप में होता है, और ये वापस से किस में मिला दिया जाता है? डेट्रिटस पाथवे में मिला दिया जाता है और डाइवर्ट हो जाता है। मल तो किस में जाएगा? डेट्रिटस पाथवे में जाएगा ना, उसको तो बैक्टीरिया डिकम्पोज करेगा आगे। तो ये यहीं से डाइवर्जन शुरू हो गया मल के माध्यम से, किस भोजन का? जो कि पच नहीं पाया था उसका। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये कि ग्रेजर्स जो होते हैं, चरने वाले जंतु, उनका कम्युनिटी पर प्रभाव कैसे पड़ता है। ये 2 एंगल से अपने को समझ करते हैं, 2 बातों पर निर्भर करता है कि उनके द्वारा जो भी भोजन लिया गया उसमें ऊर्जा का वह भाग जो वो एसिमिलेट कर पाते हैं या काम में ले पाते हैं, कितना? सबको सब काम में नहीं ले पाते, कुछ ना कुछ तो वेस्ट होता है, कुछ हीट के रूप में निकल जाता है, कुछ वो खुद की क्रियाओं में निकाल लेते हैं, है ना, और कुछ मल के रूप में निकल जाता है, कि ये कितना एसिमिलेट कर पाते हैं। और दूसरा कि लिविंग प्लांट मैटर उस सिस्टम से किस रेट से हटाए जा रहे हैं, दर, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं रेट, कि किस रेट से उस इकोसिस्टम से जो लिविंग प्लांट मैटर है उसको वहां से हटाया जा रहा है। लिविंग प्लांट मैटर को वहां से हटाए जाने की दर, आप समझ गया ना, सीधा हिंदी में जंगल की कटाई। जंगलों को काट देंगे, वहां से जो ग्रीनरी है उसको हटा देंगे, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ये उसी का नतीजा है सीधा। तो यदि अपन कहें कि टोटल प्लांट ग्रोथ का 30 से 50% भाग, मान लीजिए 1 एकड़ जमीन है, उसमें अच्छी खासी हरियाली है, ग्रीन प्लांट्स वगैरह प्राकृतिक रूप से है, आर्टिफिशियल प्राकृतिक रूप से, नेचुरली, तो उसका 30 to 50% भाग टेरेस्ट्रियल ग्रेजिंग एनिमल्स समाप्त कर देते हैं, जानवर चर ले जाते हैं वहां से। कितना भाग? 30 to 50% भाग, या चराई द्वारा वहां से समाप्त कर दिया जाता है। तो उस इकोसिस्टम का भविष्य में कोई अच्छा परिणाम होने की संभावना कम है, बल्कि कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आई तो स्ट्रेस टॉलरेट करने की क्षमता वहां पे
कम हो जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। देखिए आपको इस समय बोर्ड पे दो तरह के लाइन डायग्राम्स नजर आ रहे हैं। पहले मेरे कहने पर आप इस ऊपर वाले पे फोकस करें। ये मान लीजिए डायग्राम ए है जिसमें अपन ने दर्शाया है एनर्जी फ्लो इन रेड फॉक्स। एक जंतु का उदाहरण लिया है सिर्फ, रेड फॉक्स का। इस जंतु में सभी वैल्यूज जो है एनर्जी संबंधी वो किलो कैलोरी पर ग्राम पर डे वैल्यू में दर्शाई गई हैं। रेड फॉक्स जो होती है एक एक्टिव जंतु है, लोमड़ी है जिसको आप हिंदी में कहते हैं। वो एक्टिव जंतु है, वो लगातार भोजन की तलाश में रहती है, खूब सारा खाती है, खूब सारा एनर्जी उसको चाहिए होती है। तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी इसने इंटेक किया, यानी कि करीब 223 प्लस माइनस 71 है। तो यानी कि मान लो 300 है अधिकतम वैल्यू है और मिनिमम है 223। अब इसका अधिकांश भाग इसने क्या कर लिया, एसिमिलेट कर लिया, यानी अपने दैनिक कार्यों के लिए आवश्यक ऊर्जा में इसने रूपांतरित कर लिया। चाहे वो इसकी खुद की वृद्धि हो, चाहे इसकी जो रिप्रोडक्शन हो, चाहे वो रिपेयरिंग हो, उन सारी एक्टिविटीज में काम में आ गया। ऊर्जा का कुछ हिस्सा अपचित भोजन के रूप में, मल के रूप में शरीर से बाहर निकल गया, और कुछ जो है वो अल्टीमेटली रेस्पायर होके बाहर निकल गए। ये एसिमिलेट काम में आ गए और ये रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन का मतलब है एनर्जी प्रोडक्शन, ऊर्जा उत्पादन। अल्टीमेटली ये जो है वो नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसफर होने वाला है। ये प्रोडक्शन है, मतलब इसके द्वारा उत्पादन कितना हुआ जो कि दूसरों को ट्रांसफर कर सकती है। तो ये एक सिंगल एनिमल के अंदर आपको बोर्ड पे एग्जाम्पलीफाई किया गया कि एक जंतु में किस प्रकार से ये ऊर्जा प्रवाह रहता है। अब इसी चीज को अगर आप एक जनरलाइज सिस्टम में कर देंगे तो फिर आप इस डायग्राम पे फोकस करें। ये बी है, इसमें अपन ने इंग्लिश के अल्फाबेट्स के माध्यम से ये भिन्न भिन्न जो है घटक हैं इसके वो दर्शाए हैं। इसमें ये यूनिवर्सल मॉडल है जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था एनर्जी फ्लो का। उसके अंदर जो आई है ये इनपुट को दर्शा रहा है, ग्रीन वाला जो एरो है ये क्या दर्शा रहा है, इनपुट को। इनपुट किसका है, ऊर्जा का। इनपुट या इंजेस्टेड एनर्जी, जो भोजन लिया गया वो यहां से दर्शा रहा है। एनयू मींस नॉट यूटिलाइज, इसका कुछ भाग इस्तेमाल नहीं होता तो ये बाहर निकल जाता है। समझ में आ गई बात। फिर आती है एनर्जी एसिमिलेटेड, ये ए है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कितनी ऊर्जा काम में ली गई। फिर आता है इसका प्रोडक्शन, इसने जितना भी उत्पाद बनाया, प्रोडक्शन। और फिर ये है रेट ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हुआ श्वसन के द्वारा ये ऊर्जा बाहर निकली। फिर इसने जो बायोमास जनरेट किया वो पूरा ये है, ये पूरा रेड कलर के मार्कर से जो आपको नजर आ रहा है ये इसका टोटल, इसका जंतु का या इस जीव का या इस ट्रॉफिक लेवल पे जो जीव है उनका बायोमास है। ये बी के द्वारा दर्शाया गया है। ये जो जी है ये इसकी वृद्धि है ना, इसकी स्वयं की वृद्धि, उसके द्वारा उसको अपन ने जी के माध्यम से दर्शाया। और ये जो सर्किल बना हुआ है ना, ये इस तरह से एरो, ये एस है। एस का मतलब होता है स्टोर्ड एनर्जी, कितनी ऊर्जा है जो इस पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे जंतु या जंतुओं ने, क्योंकि अपन सबको एक साथ लिख रहे हैं, एक पर्टिकुलर सिस्टम में जंतु ने संग्रहित कर रही है। स्टोर्ड एनर्जी को दर्शा रहा है, क्योंकि स्टोर्ड है इसका मतलब किसी के स्वयं के पास है, कहीं इधर उधर नहीं है, किसी दूसरे रूप में वो स्टोर्ड रहती है। और अल्टीमेटली ई का मतलब है ये एक्सक्रीटेड एनर्जी जो शरीर से बाहर निकल गई। तो ये एक साइक्लिक फॉर्म है जो कि दर्शा रहा है यूनिवर्सल फ्लो ऑफ एनर्जी या यूनिवर्सल मॉडल ऑफ एनर्जी फ्लो। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी मान्यता सबसे अधिक है। आपके इसी यूनिट का एक टॉपिक है इकोसिस्टम होम्योस्टैसिस, समस्थितिकी। होम्योस्टैसिस का अर्थ होता है हिंदी में, जिसका तात्पर्य यह है कि ये एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है जिसमें सर्टेन पॉइंट्स पे चेक्स एंड कंट्रोल्स होते हैं, अर्थात नियंत्रण के तरीके होते हैं, विधियां होती हैं जो इकोसिस्टम में होने वाले परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाती हैं। इनको अपन अपने शरीर में भी देखें तो ये होम्योस्टैटिक सिस्टम अपने शरीर में भी ऑपरेट होता है। अपन ने पढ़ लिया ऑलरेडी कि तापमान नियंत्रण की जो क्रिया है वो किस प्रकार से फंक्शन रहती है। कुछ लेक्चर्स पहले आपने ये टॉपिक पढ़ा था कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बनाए रखने के लिए जो शरीर की त्वचा है उसके अंदर जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो किस प्रकार से फंक्शन हो जाती हैं। और ये क्रिया बड़ी जटिल होती है, इसके अंदर ब्रेन का हाइपोथैलेमस वाला पार्ट भी इन्वॉल्व होता है, इसमें हार्ट और हार्ट के साथ साथ ब्लड और इस तरह से
कई और ऑर्गन्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तब जाके वो टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बना रहता है। ये होम्योस्टेसिस है। होम्योस्टेसिस का अर्थ है कि शरीर के आंतरिक या बाह्य परिवर्तनों के प्रति शरीर स्वयं जो है वो प्रतिक्रिया दर्शाकर संतुलन बनाए रखता है, और इसी को अपन होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब यहाँ पर अपन शरीर की जगह इकोसिस्टम को ले आओ, तो इकोसिस्टम के अंदर कुछ एक तो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ एक एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। ये दोनों फैक्टर्स इकोसिस्टम को प्रभावित करते हैं। अब ये प्रभाव जब इतना हो जाता है कि इकोसिस्टम पे स्ट्रेस पड़ने लग जाता है, दबाव पड़ने लग जाता है, तो इकोसिस्टम स्वयं जो होता है ना उसके प्रति रेस्पॉन्स शो करता है, प्रतिक्रिया शो करता है, और उस रेस्पॉन्स का परिणाम, उसका रिजल्ट ये रहता है कि वो इकोसिस्टम जो है वो एक होम्योस्टैटिक कंडीशन में बना रहता है, एक स्थायी रूप से स्टेबल सिस्टम के रूप में बने रहने का प्रयास करता है, अपन यूं कह सकते हैं, ज्यादा उपयुक्त शब्द रहेगा, एक स्टेडी स्टेट में बने रहने का प्रयास करता है। तो आफ्टर ऑल कुछ ना कुछ तो मैकेनिज्म्स होंगे जिसके कारण से ये क्रिया संपन्न होने जा रही है या होती है, प्रकृति में अपने आप होती है। इनको समझने के लिए अपन ने शब्द काम में लिया है साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स का मतलब है गवर्नर या पायलट, इस शब्द से लिया हुआ शब्द है, गवर्नेट से। तो इसका अर्थ ये है कि किसी भी सिस्टम के फंक्शन हेतु अपने आप अगर वो सिस्टम काम कर रहा है, बाहर से कोई नियंत्रण नहीं है, तो एक सेट पॉइंट होता है, ये आइडियल स्टेट होती है जिसके इर्द गिर्द वो सिस्टम फंक्शन रहता है। जैसे ही वो सेट पॉइंट से कम या ज्यादा हुआ तो एक दूसरा सिस्टम उसको फीडबैक मैकेनिज्म द्वारा नियंत्रित कर लेगा। तो ये सेल्फ गवर्निंग सिस्टम, आत्म मतलब स्वयं इकोसिस्टम द्वारा नियंत्रित सिस्टम, इसको बनाए रखने हेतु अपने पास में दो मैकेनिज्म काम कर रहे हैं, जिनको अपन बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। एक कहलाता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, एक कहलाता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब इसके अंदर होता यह है कि परिवर्तन, एक आप इकोसिस्टम को पढ़ रहे हो तो परिवर्तन किस रूप में आ सकता है कि उस इकोसिस्टम में प्लांट या एनिमल डेंसिटी जो है वो किसी कारणवश प्रभावित हो गई। अपन ने पढ़ लिया पॉपुलेशन फ्लक्चुएशंस, कम्युनिटी फ्लक्चुएशन, अचानक आए उतार चढ़ाव। तो इन फ्लक्चुएशंस को पारिस्थितिक तंत्र स्वयं नियंत्रित करने का प्रयास करता है, लेकिन एक लिमिट में, एक सीमा में। किसके माध्यम से? ये दो सिस्टम के माध्यम से। एक है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, एक है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो इन स्थिति में ये फीडबैक सिस्टम जो होता है ना, जब स्थितियां बिगड़ती हैं, यूं कह सकते हैं, जब स्थितियां बिगड़ती हैं तो ये फीडबैक सिस्टम ऑपरेशनल हो जाते हैं, फंक्शनल हो जाते हैं, और वापस से क्या करते हैं, ये साम्यावस्था, जिसको अपन ने शब्द दिया होमियोस्टेसिस, उसको बनाए रखने में सहायक सिद्ध होते हैं। तो ये अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपने को देखना है किस तरह से सिस्टम काम कर रहा है।